लोग रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि हम भाई यूरोप वाले देश में जाएं आराम से, वहां का मौसम बड़ा बढ़िया है यार। और अगर तुमने हेयर ड्रायर से पानी पर झटका लगाया तो पानी उसके साथ साथ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई। सबसे ठंडा जो हमारा क्षेत्र है पूरे अर्थ पर, सबसे ठंडा यही टेम्परेचर है आज तक का, वर्क्यांश में -67 डिग्री सेल्सियस। ये पानी के ऊपर अंदर आने के बाद भी हम लोग ये ओशनिक फ्लोर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है? भाई कॉन्टिनेंट तो लैंड का पार्ट होता है, वॉल्केनिक माउंटेन ही तो है, और ये पूरी चेन है, इसकी चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए चैप्टर में, जहां पर हम लोग आज में शुरू करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी का तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर, जिसका नाम है ओशनोग्राफी। ये ओशनोग्राफी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं और ऑल ओवर बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ कुछ बातें ओशनोग्राफी की हैं, मतलब थोड़े थोड़े रिलीफ फीचर्स कभी पढ़ लिए थे कि सी सरफेस के अंदर अंदर भी कभी माउंटेन्स मिल रहे हैं, कभी ओशनिक रिज मिल रहा है, ये सब बातें हमने की थी। बट उनको हम थोड़ा डिटेल से आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर की बात अगर करें तो लास्ट लेक्चर में हमारे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स जो थे वो हमारे छूट गए थे। मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। बस आपको पता ही है कि दो छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा रहती है कि आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगी। और अगर आप सच में हमारे बैच में आके हमारे साथ पूरे 3 साल के लिए यूपीएससी की तैयारी के साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर प्रारंभ बैच। ये आपके हिसाब से ही डिजाइन है। अगर इसके बारे में और भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप इसको ले सकते हैं। फिर यहां पर हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट वर्सेस वेदर पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन पढ़ा था हमने। लेकिन जब भी हम लोग क्लाइमेट जोन को क्लासिफाई कर रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इतने सारे कंडीशंस हमने लिखे थे, या फिर इतने सारे क्लासिफिकेशंस टाइप्स हम लोगों ने लिखा था, जिसके अंदर में ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट था हमारे पास में, ड्राई क्लाइमेट था, टेम्परेट क्लाइमेट था। तो यहां तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। बात आती है सिर्फ कोल्ड स्नो फॉरेस्ट के अंदर में, और थोड़ी सी बात आती है पोलर क्लाइमेट के अंदर में। तो हम इन्हीं बस दो टॉपिक्स को एक बार पढ़ना चाहते हैं, और इसके बाद हम लोग तुरंत ही, ये 15 मिनट का और टॉपिक है, 15 मिनट के बाद वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट द ओशनोग्राफी। तो हम लोग बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे अपने चौथे पिलर की हम बात कर रहे हैं। यहां पर ऑफ कोर्स हम लोगों ने अपने टेम्परेट वर्ल्ड में बात कर लिया था, कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात की थी। बड़े सारे टाइप्स इसमें पढ़े थे। इसमें साइबेरियन टाइप हमने लास्ट में जो पढ़ा था वही था। और फिर फाइनली हमने ईस्टर्न मार्जिन के अंदर में भी पढ़ा था चाइना वाला एक रीजन, और सिमिलरली हमारा एक प्रॉपर एक सेक्शन था नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। अब इसी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे वो हमारे पास में आता है आर्कटिक रीजन का एक सेगमेंट। ये आर्कटिक रीजन का जो पूरा सेगमेंट है, इसी को हम लोग जरा एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले चलो हम लोग बात करते हैं किस बात की। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे चाइना टाइप, और ये सब तो हो गया था हमारा, यस ये रहा। हम लोग बात कर रहे हैं अपने कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। देखो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहीं पर हम लोग एक और सेगमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहां पर जो ऐड कर रहे हैं सेगमेंट, उसका नाम हम लोग एक और तरीके से दे सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। तो हम लोग यहां पर चौथे नंबर पर इस बात को लिख लेते हैं, क्या है भाई अपना कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसी कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, स्नो फॉरेस्ट वाला रीजन बोल रहे हैं, जो हमने चौथे नंबर पर लिखा था स्नो फॉरेस्ट वाला रीजन। तो याद होगा कि आपको साइबेरिया तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम उसके ऊपर पहुंच रहे हैं, उसके ऊपर पहुंच रहे हैं। तो कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट में सबसे पहले बेटा, सबसे पहले नंबर पर हम लोग को क्या मिलता है, एक नाम मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट हम बोलते हैं कि शायद ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहता है। लोग रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि हम भाई यूरोप वाले देश में जाएं आराम से, वहां का मौसम बड़ा बढ़िया है यार, कभी बहुत गर्मी पड़ती नहीं है, कभी बहुत ठंड पड़ती नहीं है। तो हम लोग हमेशा इस रीजन में जाके रहने की कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं
कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। अब जब कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन की बात हो रही है बेटा, तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम बेसिकली किस जोन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो हमारे पास में अपना पुराना तरीका तो भाई साहब यही रहेगा। फिर यहां पर हमने क्या पढ़ा था भाई, अफ्रीका। और हमें इस बारे में मतलब इस अभी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ ऐसा रीजन ही चाहिए, सिर्फ इतना ही रीजन चाहिए। और यहां पर हम अपना ग्रीनलैंड बना लेते हैं। चलो अब इस बात को जरा अब हम लोग समझे, मतलब कि हम लोग किस ओशन की बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ अटलांटिक ओशन की अगर मैं बात करता हूं तो तुम्हारे लिए ये तो बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कई बार कर लिया था कि सर इसमें जो इक्वेटर होता है वो अपना मोर और लेस यहां से पास करता है भाई। यहां से पास करने के बाद इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ना एक चीज अभी आज ही हम लोग ओशनिक करंट्स में इस मतलब ओशनिक करंट तो वैसे देखो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है, बट हमेशा समझना कि ट्रेड विंड्स तो पता ही तुम्हें, ट्रेड विंड्स बेटा ऐसे ऐसे चलती है ना। अगर मैं तुम्हें ट्रेड विंड्स का फोटो दिखाऊं, अगर यहीं पर मैं तुम्हें ट्रेड विंड्स चला के दिखाऊं तो मैं बोलूंगा ना कि ऐसे चलता होगा। थोड़ा और पतला कर देता हूं इसको। मैं बोलता हूं ना कि ट्रेड विंड्स भाई ऐसे चलते होंगे यहां पर। हाँ भाई ऊपर से इधर क्या होगा, हाई हाई प्रेशर जोन और इक्वेटर पर लो प्रेशर जोन। सेम टू सेम चीज यहां पर भी ऐसे चलता होगा। बात सही है क्या? अगर ऐसा चलता होगा बेटा तो जो यहाँ की पानी है वो पानी को भी तो धक्का देगा, और पानी को धक्का देगा तो सारा का सारा जो वाटर है, सारा का सारा जो वाटर है बेटा वो ना ऐसे डायरेक्शन में चलने लगता है, ऐसे डायरेक्शन में चलने लगता है। और ये वाला जब पानी इस डायरेक्शन में चलता है तो हम सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम लोग मानते हैं कि यार ये इक्वेटर पर है ना, तो इसको थोड़ा वार्म की तरीके से दिखा देते हैं। हाँ यार ये थोड़ा गर्म पानी होगा, ये गर्म पानी होगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। यहां से एक ब्रांच इसका ऊपर जाता है और यहां से ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, यहां से टकराने के बाद ना ये सीधा सीधा यहां निकल जाता है। तो अब इससे होता क्या है, इनफैक्ट इस जोन की बात करते हैं हम लोग तो ये ना 50 डिग्री 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला टेम्परेचर है। तो 50-60 डिग्री पर तो यार बड़ी ठंड पड़ती होगी, लेकिन बेटा यहां पर ठंड नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये जो गर्म पानी था ना, ये गर्म पानी ओशन का, ये पहुंचते पहुंचते बेटा यहां तक सारा का सारा पानी पहुंचा देता है। तो यहां का जो ओशन का टेम्परेचर होता है ना, ये ओशन का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। लेकिन जैसे ही ये वाला स्ट्रीम उधर जाता है तो वहां का तापमान जो है वो उसको नॉर्मलाइज कर देता है ठंड के टाइम पर। तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार बात होती है। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक करंट बोलते हैं, नॉर्थ एटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक करंट, या फिर नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कर रहा है ना, ड्रिफ्ट कर रहा है कि नहीं भाई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, है ना। तो ये ड्रिफ्ट करंट है। तो ये पानी सारा गर्म यहां ले आया। अब जब भाई पानी सारा गर्म ले आया तो जितना भी रीजन इसके बॉर्डर एरिया का होगा, इसके बॉर्डर एरिया का होगा, वहां तो मजे ही मजे आ जाएंगे भाई, है कि नहीं। अच्छा यहां पर ही तुम देख रहे होगे कि तुम्हारा जो हम बोलते हैं ब्रिटेन वाला कंट्री, वो भी यहीं पर तो होगा, है ना, वो भी यहीं पर तो होगा। हम जरा इसको पीछे के साइड में कर देते हैं जिससे कि तुमको समझ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं ऐसे, तो ब्रिटेन वाली हिसाब किताब भी ऐसे ही कुछ चल रही होगी अपनी, है ना। तो हमने बोला ठीक है भाई, ये तो अपने को समझ में आता है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ये वाला रीजन भी, यहां पर भी स्कॉटलैंड वाला रीजन भी, और यहाँ के बॉर्डर रीजन, इन सब जगहों पर हमें क्या मिलेगा, एक बढ़िया सा ठंड के टाइम पर बेटा एकदम बढ़िया सा मौसम दिखेगा। तो गर्मी में ना बहुत गर्मी, और ठंड में तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट यहाँ का टेम्परेचर अपने आप ही थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। तो बड़ी ठंड पड़ने वाली थी भाई, माइनस में टेम्परेचर जा रहा था, अब नहीं जाएगा, अब बैलेंस हो जाएगा। तो भाई 12 महीने एकदम मस्त चिल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी रहने के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाला जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही शानदार है। हम बोलते हैं कि ये कब कहां की बात है, कहां पर ये अप्लाई होता है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई देखो ये तुम्हारे वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट में लगभग लगभग 40 से लेकर
65 डिग्री तक की ये बात होती है, 40 से 65 डिग्री नॉर्थ तक। फिर इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, अच्छा तुम बताओ यहां पर अगर ईस्टर्ली चल रही है तो यहां पर कौन सी विंड चल रही होगी तुम्हारे हिसाब से? हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम ये बात कहने में क्या डरोगे कि सर 40 से 60 डिग्री की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, यहां तो सर वेस्टर्लीज चल रहे होंगे फॉर श्योर। यहां पर क्या चल रहे होंगे भाई? वेस्टर्लीज चल रहे होंगे। तो देखो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है हमारा कि वेस्टर्लीज भी चल रहे थे और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो भी इसको उड़ा के ऊपर तक ले गया। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। तो याद रखना बेटा, एक तो हवाएं चल रही हैं और जब हवाएं पानी के सरफेस पर टकराएंगी तो पानी को भी तो लेके चली जाएंगी। अरे सिंपल सा, तुम लोगों ने वो नहीं देखा होगा, एक जो हेयर ड्रायर आता है, तुम ना एक थाली में पानी ले लो या फिर कहीं जमीन पर पानी हल्का सा गिरा दो, फैला दो उसको, और अगर तुमने हेयर ड्रायर से पानी पर झटका लगाया तो पानी उसके साथ साथ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? बढ़ेगा ना। वही चीज यहां पर भी हो रहा है कि पानी हवा के साथ साथ आगे बढ़ने लग रहा है। तो ये ऊपरी सरफेस की बात है, सिर्फ पूरा का पूरा पानी आगे नहीं खिसक जाएगा भाई, सिर्फ ऊपरी सरफेस का पानी खिसकेगा। फिर इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं यहां पर सबसे स्पेशल बात क्या है? दिस इज हाईली ऑप्टिमल टेम्परेचर कंडीशन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट प्लीजेंट वेदर। मोस्ट प्लीजेंट भाई, ये सबसे शानदार जगह है लोगों के रहने के लिए, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो इसलिए लोग यूजुअली ना यहीं पर रहने की कोशिश करते हैं यार। समर की अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में भी ज्यादा नहीं रहता है भाई, 40 से 65 डिग्री है, सनरेज इतनी पहुंचेंगे नहीं। तो 5 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान गर्मी में रहता है और ठंड में भी लगभग लगभग इतना ही टेम्परेचर या हल्का सा कम हो जाता है, बट टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अब इसी तरीके से बेटा एक और है अपने पास में, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। जैसे कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन तो हमने देख लिया है ना, कूल टेम्परेट का वेस्टर्न मार्जिन देख लिया। अब बीचों बीच जैसे हम लोगों ने साइबेरिया देखा था ना, साइबेरियन के ठीक ऊपर आप बोल सकते, सॉरी हाँ साइबेरियन देखा था हमने, तो साइबेरियन के ठीक ऊपर देखोगे तो तुमको मिल जाएगा वो। अब यहां पर तुम देखना जरा, कहां गया भाई अपना, यस। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा जो है ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल पार्ट है। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल पार्ट, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो हमारे लिए अगर तुम देखोगे तो हम अगेन अगर ये वर्ड मैप बनाते हैं तुम्हारे लिए, ऐसा, और अफ्रीका, और यहां पर अब इन सब की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी के लिए हम लोग को सिंपली ये देखना है 40 से 65 डिग्री वाला टेम्परेचर। तो हम देख रहे हैं 40 से 65 डिग्री बेटा, एक तो देखो यहां पर आएगा और ठीक इसी के सीधे जब तुम आओगे तो थोड़ा सा इधर भी आएगा। ये क्या रीजन है? कॉन्टिनेंटल रीजन है यार, ये कॉन्टिनेंटल रीजन है। अब इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा साइबेरियन टाइप। साइबेरियन टाइप तुमको याद होगा, तुमको अगर याद हो, थोड़ा भी अगर तुमको याद हो तो बेटा इसी के ठीक नीचे ही हम लोगों ने स्टेपी पढ़ा था, स्टेपी, पुस्ताज, और हम लोगों ने मंचूरियन ग्रासलैंड के बारे में बात किया था ना, वही है, उसी के ठीक ऊपर की बात हो रही है यहां पर। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखने की कोशिश करूं तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर यहीं पर तो हमने क्या पढ़ा था अभी, यहीं पर तो हमने पढ़ा था स्टेपी ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड। सर यहीं पर तो हमने पढ़ा था पुस्ताज,
है ना, पढ़ा था ना इसके पहले। बस अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब ये और ऊपर के साइड शिफ्ट हो गया, और ऊपर के साइड शिफ्ट हो गया है, तो अब ये वाला जो रीजन है बेटा, ये आ जाता है साइबेरियन। तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये साइबेरियन टाइप है, यहां पर ठंड ज्यादा होगी। कितना ऊपर होगा ये, हम बोल रहे हैं यार देखो, ये होगा लगभग लगभग 50 से 70 डिग्री तक का रीजन है, 50 टू 70 डिग्री। अब ये 50 टू 70 डिग्री में अगर साउथ में आओगे ना, तो जमीन ही नहीं है, इसीलिए वहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता ही नहीं है। अगर तुम भाई साहब इसके टेम्परेचर वेरिएशन की बात करोगे ना सिर्फ यहीं पर, तो समर के टाइम पर भाई साहब आराम से तुमको ना यहां पर जो टेम्परेचर है वो नॉट मोर देन, हम बोलते हैं कि तुम्हें कम कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही मिलेगा हर बार। ये एकदम पीक समर की बात बता रहा हूं, पीक समर की बात। लेकिन अगर तुम यही विंटर की बात करोगे, विंटर में बेटा हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर हो जाता है -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर हम लोग बोलते हैं -10 डिग्री सेल्सियस तक का। इतना खतरनाक तापमान ठंड में रहता है। हम लोग बोलते हैं कि आखिरकार आखिरकार ये जो पूरा रीजन है ना, ये एक प्रकार का कैसा रीजन है बेटा, ये एक प्रकार का बेटा ट्रांजिशन जोन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन किसका, ट्रांजिशन जोन मतलब दो कोई हिस्सा होगा, उसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा होगा। तो इसके ऊपर क्या मिलता है हमें, इसके ऊपर मिलता है बेटा टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, और नीचे क्या मिलता है, हमें मिलता है स्टेपी ग्रासलैंड। तो एक ग्रासलैंड और एक टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है, वहां पर अगर हम लोग जाते हैं तो उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन मिलता है। उसी ट्रांजिशन जोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये वही रीजन है जहां पर हम लोगों ने सबसे ज्यादा मैक्सिमम डायर्नल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। मैक्सिमम डायर्नल टेम्परेचर, डायर्नल टेम्परेचर जिसको नहीं समझ में आता मैं बता देता हूं। डायर्नल टेम्परेचर मतलब डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विद इन अ डे, एक दिन में टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन जितना गया होगा माइनस मिनिमम टेम्परेचर उस दिन जितना गया होगा, इन्हीं का डिफरेंस जो होगा वही क्या कहलाता है, डायर्नल टेम्परेचर कहलाता है। और हम बोल रहे हैं कि ये डायर्नल टेम्परेचर यहां पर सबसे ज्यादा मिलता है। अगर तुम इंडिया जैसे कंट्री की बात करते हो, गर्मियों की अभी की बात कर लेते हैं, अभी बारिश वारिश हो रहा है बढ़िया, तो तापमान कितना होगा बेटा, ज्यादा ज्यादा गर्मी में चला जाता होगा, दिन में चला जाता होगा 30 डिग्री सेल्सियस, और रात के टाइम पर कितना चला जाता होगा, हम बोल रहे हैं कि चला जाता होगा सर 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पर सिर्फ 10 डिग्री डायर्नल टेम्परेचर है, 10 डिग्री का डायर्नल टेम्परेचर है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम डायर्नल टेम्परेचर तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं तुम्हें बताऊं बेसिकली कहां पर सबसे ज्यादा मिला है, तो बेटा यहां पर मिला है एक और खतरनाक चीज। एक जोन है बेटा, यहां पर एक जोन है, उसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये वाला रीजन। इस रीजन को बेटा बोलते हैं वर्ख्यांस्क। ये जो वर्ख्यांस्क रीजन है, हम लोगों ने यहां पर मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, मिनिमम टेम्परेचर, और ये है -67 डिग्री सेल्सियस का। सबसे ठंडा जो हमारा क्षेत्र है पूरे अर्थ पर, सबसे ठंडा यही टेम्परेचर है आज तक का, वर्ख्यांश में -67 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुम समझ सकते हो कि ये रीजन जो है वो कितना शानदार, कितना मतलब अलग ही होगा। तो हम बोलते हैं कि ये जो पूरा है ना, यहां पर हम बोलते हैं कि दिस इज बेसिकली एन एक्सट्रीमली फ्रिजिड टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। यहां पर क्या मिल रहा है हम लोग को, एक्सट्रीमली फ्रिजिड। फ्रिजिड मतलब बेटा बहुत ज्यादा ठंडा, फ्रिजिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, फ्रिजिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, इसी का ईस्टर्न मार्जिन हिस्सा होगा। हमने सबसे पहले वेस्टर्न मार्जिन पढ़ा, सॉरी ये वाला वेस्टर्न मार्जिन पढ़ा हमने, फिर कॉन्टिनेंटल पढ़ा, अब ईस्टर्न मार्जिन भी तो बचेगा, है ना। तो ईस्टर्न मार्जिन पढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं और लिखते हैं कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। तीसरे नंबर पर आएगा बेटा हमारा कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन।
इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो जायज सी बात है बेटा, दो ही जगह पर हमें मिलेगा ये। एक हम लोग को अगर ये अफ्रीका का पूरा रीजन हम लोग बना देते हैं, मतलब ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर एक जोन मिलेगा, ऐसा कुछ मान लेते हैं यार, अभी के लिए सिर्फ हमें इतना समझना है कि दो जोन है ना, दो जोन है। वैसे तो ये हमें ज्यादा ही ऊंचा बना दिया, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक रीजन तो बेटा देखो बहुत ही शानदार, 50 से 70 डिग्री सेल्सियस की ही बात करनी है। 50 से 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर तुम देखोगे तो सिर्फ एक ही रीजन यहां पर दिखेगा, एक तो ईस्टर्न मार्जिन पर, और यही चीज जब इधर आओगे तो बेटा तुमको यहां पर दिखेगा। यही दो रीजन बचेंगे ईस्टर्न मार्जिन के, है भाई, है भाई। अच्छा, ईस्टर्न मार्जिन के साथ साथ बेटा यहीं पर तुम्हारे पास एक बहुत ही शानदार जगह है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जापान बोलते हैं। तो जापान के पास में भी तुमको क्या दिखेगा, यही क्लाइमेटिक कंडीशन दिखता है। तो कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन को हम लोग बोलते हैं लगभग लगभग बेटा, ये कहां पर प्रेजेंट है, ये हमारे लिए है लगभग लगभग 45 डिग्री से 65 डिग्री तक, 45 डिग्री से 65 डिग्री तक की बात हम कर सकते हैं। यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है, यहां पर देखो कूल ड्राई विंटर, मतलब जैसे हमारे यहां पर होता है ना कूल ड्राई विंटर, और समर में बारिश होती है हमारे यहां पर, और यहां पर भी वही चीज है, कूल ड्राई विंटर्स है लेकिन वार्म वेट समर है, वार्म वेट समर है, वार्म वेट समर। अब ये जो दो रीजन है यहां पर आप देख सकते हो, मतलब अब इसमें मोटा मोटा देखो यही सब है। एक्चुअल में होता क्या है ना, एशियाटिक रीजन जापान वगैरह की बात करते हो तो इसमें भी कुछ ना कुछ तुम्हारा जो है ना वैसा ही रीजन चलता है जैसे कि मानसून वगैरह का चलता है। तो जब भी वेस्टर्लीज की बात होती है तो यहीं पर बेटा हमारे बड़े सारे क्या हैं, बड़े सारे लेक्स हैं, सुपीरियर लेक है ना, तुमने मैपिंग देखा है, सुपीरियर लेक, फिर मिशिगन लेक, फिर हमारा आता है ह्यूरॉन लेक, फिर एरी आता है, ओंटारियो आता है। तो बेसिकली बहुत बड़े बड़े लेक हैं यहाँ पर, इन सभी से पानी इकट्ठा करके वेस्टर्लीज, सॉरी ये जो रीजन है जब गर्मी के टाइम पर होता है तो ये इन्फ्लुएंस में आ जाता है, किसके, ये इन्फ्लुएंस में आ जाता है बेटा हमारे लिए, गर्मियों के दिन की हम बात कर रहे हैं, समर के टाइम पर यहां पर जो विंड सिस्टम चल रहा है वो पूरा का पूरा वेस्टर्लीज चलता है, तो वेस्टर्लीज से पानी जो है ले लेके सब यहां पर बारिश हो जाती है ना। मतलब कि हम अगर ये बोल रहे हैं, हम देखो क्या बोल रहे हैं कि यहां पर ना बहुत बड़े बड़े लेक हैं, मिशिगन लेक है, फिर ये लेक है, फिर ये लेक है, फिर ये लेक है। अब यहां पर से अगर वेस्टर्लीज चलेगा बेटा, अगर गर्मी के टाइम पर वेस्टर्लीज चलता है, वेस्टर्लीज चलता है तो वो कैसा चलता है भाई, वेस्टर्लीज बेटा ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, तो यहीं पर सारा बारिश करा देगा, और क्या, पानी यहां से उठाएगा लेक से और यहां बारिश करा देगा। लेकिन विंटर के टाइम पर क्या होता है, हमारा ITCZ विंटर के टाइम पर क्या होगा बेटा, विंटर के टाइम पर नीचे शिफ्ट कर जाता है, विंटर के टाइम पर नीचे शिफ्ट कर जाता है, तो यहां पर ये पोलर ईस्टर्लीज के तहत ठंड के टाइम पर भाई साहब बिल्कुल ड्राई, सूखा, पोलर रीजन हमने पहले बताया था, बारिश वारिश नहीं होती भाई साहब, एकदम सूखा होता है वो, लेकिन ठंडा बहुत होता है, तो इसलिए यहां पर ठंड ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये भले ही हम अपने जैसा लिख रहे हैं लेकिन बेटा यहां पर एक्सट्रीम हॉट नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ पर गर्मी के दिनों में 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जा रहा है, यहां पर नहीं होगा, यहां पर ऐसे ही जाएगा 15 डिग्री 10 डिग्री मैक्सिमम, ऐसे ही जाएगा, यही गर्मी है इनकी। और ठंड के टाइम पर पोलर का जब चिल रीजन आता है भाई साहब तो माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। बट ये है कि गर्मी के टाइम पर इनके यहाँ पर बारिश वारिश भी हो जाती है। ठीक है भाई, इसकी बात भी कर ली। अब फाइनली हम लोग बेटा बढ़ते हैं कहां पर, आर्कटिक टुंड्रा पोलर क्लाइमेटिक रीजन पर, है ना, हमारा ये आखिरी जो है, आखिरी फिफ्थ रीजन जो हम लोगों ने बोला था हमारे लिए, सॉरी, हमारा ये जो फिफ्थ रीजन है हमारे लिए, ये था पोलर रीजन, इसी को हम बोल रहे थे क्या, टुंड्रा रीजन, है ना। तो यहां पर ही हमारा आर्कटिक रीजन भी आ जाता है। तो हम लोग बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं भाई, आर्कटिक टुंड्रा पोलर क्लाइमेट। यहां पर क्या होता है हमारे पास भाई साहब, ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि सर यहां पर ना एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है सर, जबरदस्त ठंडा।
आर्कटिक रीजन, बिल्कुल नॉर्थ पोल की बात हो रही है, साउथ पोल की बात हो रही है। यहां पर हमें क्या मिलता है भैया, 6 मंथ का दिन, 6 मंथ डे होता है और 6 मंथ नाइट होती है। तो यहां पर भी एक अजब अजब सा टेम्परेचर बन जाता है। और यहां पर किसी भी प्रकार का कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है, हमने पहले ही बता दिया था कि कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होगा, नॉर्मल रेनफॉल वहां होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक हाई प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर जोन पर हमने पहले कहा था कि हवा नीचे सबसाइड करती है, हमारा किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं, बारिश होगी ही नहीं यहाँ पर, तो रेनफॉल कभी होता ही नहीं है। टेम्परेचर जो है बेटा, टेम्परेचर जो है ये हार्डली कभी भी हम लोग बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। यूजुअली टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में ही होता है, हमेशा हमेशा की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ का जो टेम्परेचर वेरिएशन आप देख सकते हो, टेम्परेचर यूजुअली हम बोलते हैं यूजुअली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। आज तक का जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर कभी भी रिकॉर्ड किया गया है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो भी बहुत रेयर और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। ज्यादातर यहाँ पर माइनस एवरेज टेम्परेचर की अगर तुम बात करोगे ना, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर कितना है यहाँ का, तो ठंडी गर्मी सब मिला दोगे तो एवरेज टेम्परेचर तुम्हें मिलेगा -37 डिग्री सेल्सियस। अब तुम खुद ही सोच सकते हो ठंड के टाइम पर -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला ही जाता होगा, और ज्यादा टाइम तक -23 -20 यही रहता है। तो ऑन एन एवरेज ये मिल जाता है। अब लेकिन वही बात है कि मिलता कहां पर है, अरे बहुत ही आसान है यार, एक ऐसा रीजन जो कि अभी तक हम लोग कभी बनाते ही नहीं थे। किस रीजन की बात कर रहे हैं, जरा यहां पर देखो आप। हम लोग हर बार एक रीजन तो बनाते ही नहीं थे। कौन सा रीजन बोल रहा हूं पता है ना? चलो ये सब सही है, ये सब सही है, चलो ठीक है, ये सब बना देते थे हम लोग, ठीक है, वो सब सही है। जो नहीं बनाते थे वो है अंटार्कटिक रीजन। हाँ भाई, हाँ अंटार्कटिक रीजन। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा भाई हमें? ये देखने को मिलेगा बेटा एक तो हमें अंटार्कटिक रीजन में, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है ना, ये परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है। परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली फ्रोजन मिट्टी ये होती है यहाँ की, परमानेंटली फ्रोजन। एक तो नीचे के साइड में मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दूसरा का जो तुम्हारा कनाडा वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ग्रीनलैंड वाला रीजन, यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्री, और ऊपर 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 और थोड़ा थोड़ा आर्कटिक टाइप में भी, इन सब जगहों पर जहां पर बर्फ जमी होती है, इन सब जगहों पर यही क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को हमें मिलता है। जब हमें सारा का सारा यही देखने को मिलता है तो हमने ये बता दिया पोलर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। आई होप यहाँ पर क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी वगैरह कुछ होता नहीं है। ह्यूमिडिटी क्या, नील बटे सन्नाटा। हाँ भाई, ह्यूमिडिटी है ही नहीं, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ह्यूमिडिटी यहाँ नहीं रहती है। मतलब कि यहाँ पर बारिश कभी भी नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहां पर बेटा क्या है, कोल्ड डिजर्ट टाइप का कंडीशन है। कोल्ड डिजर्ट, बर्फ होगा, बर्फ से पूरा ढका होगा, लेकिन सूखा, एकदम सूखा, परमाफ्रॉस्ट रीजन हम इसको बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट रीजन का मतलब ही यही होता है कि परमानेंटली फ्रोजन, परमाफ्रॉस्ट रीजन इसको बोलते हैं हम लोग। तो आई होप आपको सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटा आप समझ में आ चुके हैं। लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट सम अदर चैप्टर्स। और यहां से बेटा हम लोग अपनी शुभ शुभ शुरुआत करते हैं किसकी, हमारे ओशंस की। यहां से बेटा हमारे लिए क्या स्टार्ट हो जाता है, ओशनोग्राफी। क्या है भाई, ओशनोग्राफी की शुरुआत हो गई यहां से। तो ओशनोग्राफी जरा हम लोग एक बार समझते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ओशनोग्राफी में सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें। तो हम सबसे पहले बेटा क्या पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ओशियन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि हम लोग ओशियन के रिलीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या पाया जाता है ओशियन के सरफेस पर, क्या क्या पाया जाता है, इसी के बारे में जरा हम लोग समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग सबसे पहले यही समझते हैं, चलो यहीं पर बात हो जाती है ओशनिक रिलीफ की। मेजर, देखो ओशनिक रिलीफ जो होता है
उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या है बेटा, मेजर, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है हमारे लिए, माइनर रिलीफ्स। तो अगर तुमसे कोई मेजर रिलीफ के बारे में पूछता है, मेजर रिलीफ, तो भाई मेजर रिलीफ के बारे में क्या क्या आता है मैं तुम्हें पहले ही लिख देता हूं यहां पर, ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि भाई मेजर और माइनर में क्या आता है। सबसे पहले बेटा हमारे लिए आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरे नंबर पर आता है हमारे लिए कॉन्टिनेंटल, अभी समझाता हूं कि ये सब क्या है, स्लोप। फिर आता है हमारे लिए कॉन्टिनेंटल राइज, और फिर फाइनली हमारे पास में आता है एक अबिसल प्लेन। अबिसल प्लेन, तो ये क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया बेटा, ये हो गया हमारे लिए क्या, मेजर ओशनिक रिलीफ। और अगर हमसे कोई माइनर ओशनिक रिलीफ पूछ ले तो हम यहां पर बताते हैं माइनर ओशनिक रिलीफ में हमें मिलता है क्या, एक हमें मिलता है पहले नंबर पर हम लोग लिखते हैं मिड ओशनिक रिज। दूसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं सी माउंट्स। तीसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं बेटा गुआर्ट्स। चौथे नंबर पर हम लोग यहां पर देखो, अब ये सब क्या है बेटा, ये सब ना माइनर रिलीफ्स हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग आराम आराम से बात करेंगे। हमारे लिए कुछ कुछ मिलते हैं सबमरीन कैनियंस, और फाइनली हम लोग एक चीज और यहां पर देखते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अटॉल। तो जरा इनके बारे में हमें बारी बारी से, यही सबसे पहले तो हमें ओशनिक रिलीफ के बारे में पढ़ना है। ओशनिक रिलीफ मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके से रिलीफ का मतलब, जैसे हम लोगों ने लैंडफॉर्म पढ़ा था, याद है क्या, लैंडफॉर्म अलग अलग पहाड़ यहां बनती है, चट्टाने यहां बनती हैं, फिर जो विंड से बनती है, इरोजनल फीचर्स, डिपोजिशनल फीचर्स, ये सब पढ़ा था। वैसे ही समझ लो ओशनिक रिलीफ है। जैसे कि तुमको अगर याद होगा तो शुरुआती दौर पर जब हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने एक नाम लिया था, किसका, हमने नाम लिया था एडवर्ड बुलर्ड साहब का। एडवर्ड बुलर्ड साहब, इन्होंने सबसे पहले क्या की थी, इन्होंने की थी मैपिंग, मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। हमने बोला था ना कि यार देखो, एक बार ना वर्ल्ड वॉर के बाद एक कम्युनिकेशन लाइन बिछानी थी समुद्र के अंदर अंदर, तो उस टाइम पर रडार और सोनार जो है वो डेवलप हुआ था। तो उससे जब वो मैपिंग करने गए तो हमें लगता था कि जो ओशियन का सरफेस है वो तो बिल्कुल सिंपल प्लेन है ना, ये बिल्कुल साफ है। हमें लगता था कि यार जो ओशियन के अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाला जो सरफेस है वो भी कैसा होगा, बिल्कुल चिकना, ऐसा ही सेम टू सेम होगा। लेकिन जब हम गए मैप करने गए तो हमें पता चला भाई साहब कहीं से मिड ओशनिक रिज निकल रहा है, कहीं पर सी माउंट है, कहीं पर गुआर्ट्स है। तो ये सब चीजें देखने को मिली। तो इन्होंने बताया कि भैया बहुत अलग अलग चीजें हैं, कहीं पर हम लोग को यहीं पर क्या मिल रहा था बेटा, यहीं पर मिल रहा था हमें ट्रेंचेस मिल रहा था। तो इन्होंने बताया कि अरे नहीं भैया, अरे नहीं, अर्थ, जो अर्थ जैसे ऊपर से पानी बिल्कुल हमें फ्लैट दिखता है, वो ओशन के नीचे सरफेस पर भी ऐसा नहीं है। ये क्या बेटा तुम्हारे लिए गुआर्ट्स है, ये क्या तुम्हारे लिए सी माउंट है, सी माउंट, ये क्या तुम्हारे लिए मिड ओशनिक रिज है। तो इन्होंने कई सारी चीजें दिखाई थी एडवर्ड बुलर्ड साहब ने। एक्चुअल में इन्हीं के याद में या फिर इन्हीं की थ्योरी को और फर्दर प्रूफ करने के लिए हम लोग को पूरा ओशन के पीछे ये पूरी रिलीफ पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो माइनर रिलीफ्स है, लेट्स स्टार्ट विद द मेजर वन, है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्या, मेजर रिलीफ्स ऑफ, मेजर रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर, तो यहां पर ना तुम्हें सबसे पहले देखो क्या क्या चीज दिखेंगी। मानते हैं कि ये हमारे लिए पूरा बीच एरिया है, बीच। फिर यहां पर तुमको मिलेगा क्या, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर इसके बाद तुमको मिलेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर तुमको यहां पर एक मिलेगा कॉन्टिनेंटल राइज, और फिर तुमको मिलेगा ये एबिसल प्लेन, ऐसा। अब अगर ओशन की बात की जाए बेटा, ओशन की बात की जाए तो ओशन हमारे लिए यहां से ऐसा चल रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है हमारे लिए, ओशन। ये पूरा ओशन है। हमने क्या क्या बोला, हमने क्या बोला भाई, हमने बोला कि भाई देखो सर, ये जो है ना, यहां से लेकर
यहां तक का, ये हमारे लिए क्या है भाई, ये हमारे लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लेकिन जैसे इसके अंदर एक एक अलग से एंगल क्रिएट होने लगा, ये वाला रीजन, इसको हम लोगों ने बोला कि ये है सर हमारे लिए कॉन्टिनेंटल स्लोप। हमेशा यहां पर जो थोड़ा सा फिर से राइज दिखने लगा, हमने बोला यही है हमारे लिए क्या, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल राइज। और फाइनली जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस था नीचे नीचे, ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या बन गया, अबिसल प्लेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी फ्लोर। सी फ्लोर या ओशन फ्लोर्स बोलते हैं, ओशनिक फ्लोर बोलते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट का हिस्सा है अपने लिए। ठीक है भाई, इतनी बातें अपनी क्लियर हो गई क्या? तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके जरा इनके फीचर्स के बारे में समझते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं यहां पर ये जो हमारे लिए क्या भाई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात हो रही है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सबसे पहले तो एक बात नहीं समझ में आ रही कि सर जो पानी है, ये पानी के ऊपर अंदर आने के बाद भी हम लोग ये ओशनिक फ्लोर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है? भाई कॉन्टिनेंट तो लैंड का पार्ट होता है, लैंड का पार्ट होता है ना, तो ये कहां से आ गया? हमने बोला नहीं 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 नहीं, बात को ध्यान रखना कि ये ओशनिक फ्लोर है तुम्हारा। मतलब कि अगर हमें बेटा टेक्टोनिक प्लेट वाला फंडा याद ही होगा, तो अगर हम 5 किलोमीटर वाली प्लेट की बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर चौड़ी प्लेट की बात कर रहे हैं बेटा, तो वो ये रीजन है, ये ओशनिक फ्लोर है। लेकिन तुम अगर इसकी बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो, अरे बेटा यही तो है तुम्हारे लिए क्या, यही तो है तुम्हारे लिए, ये पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है तुम्हारा पूरा, है ना, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। भले इसके ऊपर पानी चढ़ गया हो, लेकिन ये एक्सटेंशन है कॉन्टिनेंटल प्लेट का। फिर आगे जाके एबिसल प्लेन जहां से मिल रहा है, वहां पर ओशनिक फ्लोर आता है तुम्हारा। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है, अच्छी बात है, मजेदार चीज है ये तो फिर, है ना। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, दीज आर द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल पार्ट इटसेल्फ। मतलब कि जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं, उसी जमीन का फर्दर एक्सटेंशन है ओशन के अंदर में। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये जितना भी पार्ट हमने बोला है ना, ये तीन का तीनों पार्ट, ये तीन के तीनों पार्ट, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं ये सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ, क्या है भाई, दीज आर सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट है ये हमेशा याद रखना, सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं। अब यहां पर तुमसे अगर पूछा जाए कि सर ये क्या है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप का मतलब क्या है, हम लोग समझते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। जो कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या होता है, ये जो एंगल तुम्हें मिल रहा है यहां पर और ये वाला जो एंगल है, हम लोग बोलते हैं ये इट इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री से कम या उसके बराबर, मैक्सिमम 1 डिग्री तक ये होता है। और ये जब तक चलता है चलता चलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये बेसिकली बनता कैसे है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये एक फीचर है हमारे किसका, डिपोजिशनल फीचर है, डिपोजिशनल फीचर है। हाँ भाई, और क्या, सारा का सारा नदी वदी जो होता है, वो अपना सेडिमेंट ले जाके ऐसे ही समुद्र के नीचे इकट्ठा कर देता है, और उसी से धीरे धीरे स्लोप अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशनल फीचर है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात हो रही है। यहां पर एक चीज बहुत ही शानदार होती है, अगर हम लोग बोलते हैं कि सर ये कहां तक एक्सटेंड होता है, तो हम बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो इसकी जो डेप्थ होती है वो अप्रोक्सीमेटली कहां तक पहुंचती है भाई, ये जाती है लगभग लगभग बेटा 200 मीटर तक। हाँ, मतलब इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 200 मीटर तक। जो छोटा मोटा नहीं है यार, ये काफी लंबे साइड तक एक्सटेंड होता है। ये 200 मीटर मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, 200 मीटर का ना एक और खेल है बेटा, क्या है, हम लोग बोलते हैं कि ये 200 मीटर का एक बहुत शानदार खेल ये है कि अगर यहां से सन जो है अपने लाइट को अंदर नीचे की तरफ भेजना चाहता है, तो इसके लिए लगभग लगभग ये जितना पेनिट्रेट कर पाएगा भाई, 200 मीटर तक ही ये अंदर जा सकता है, दैट्स इट। और जितने दूर तक सनलाइट डायरेक्टली एक्सेस करे, मतलब कि वो यहां पर भी एक्सेस करेगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये जो 200 मीटर का पूरा हिस्सा है, यहां तक सनलाइट आएगा, यहां तक सनलाइट आएगा, यहां तक सनलाइट आएगा, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम इस रीजन को जो यहां से लेके यहां तक का रीजन है, उसी को 200 मीटर को बोल देते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं बेटा फोटिक जोन। फोटिक जोन, फोटिक जोन का मतलब ही यही है। फोटिक जोन का मतलब है कि सन की रेज जो है, सन की किरणें जो हैं,
वो इस जोन तक सिर्फ आ जाती हैं। ये क्या है भाई, हमारे लिए फोटिक जोन है, फोटिक जोन। तो हमें समझ में आया, अच्छा 200 मीटर तक का फोटिक जोन है, मतलब हमारा पूरा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो लगभग लगभग सूरज की रोशनी को एक्सेप्ट करता होगा, और पानी भी है यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जीव जंतु बहुत बढ़िया से पाए जाएंगे। हाँ भाई, दिन के टाइम पर धूप लेने के लिए वो भी अंदर अंदर घूमेंगे, टहलेंगे, लेकिन तुम्हें दिखेगा कि ये शेल्फ पर बहुत सारे अच्छे रिच बायोडाइवर्सिटी तुम्हें देखने को मिलेगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर हम बात करते हैं, पहला पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, क्या है भाई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हमने बोला सबसे पहला इसकी खासियत क्या है भाई, इसकी खासियत है इट इज बेसिकली रिच इन फ्लोरा एंड फौना। अब जैसे लास्ट लेक्चर में कुछ लोगों ने, मैंने देखा वीडियो में कमेंट किया था, वो मुझे सच में बहुत बुरा लगा यार ये बात सुन के। वो बोल रहे कि सर आप ना ऐसे मत किया करो कि आपने पहले अर्थ को सीधा बनाया फिर आपने अर्थ को टेढ़ा बनाया, आपके लिए तो सर बहुत आसान है, हम डायग्राम नहीं बना पाते। तो बेटा एक बात बताओ, अगर तुम ये बात तुम नहीं बना पा रहे हो तो इसमें क्या करूं मैं, वो पोर्शन समझाऊं ही नहीं, मतलब वो पोर्शन मैं छोड़ दूं। जिसको बनाने आता है वो तो बनाएगा, जिसको समझना है वो तो समझेगा, मतलब तुमको नहीं समझ में आ रहा तो मैं किसी को ना समझाऊं। मतलब ये कैसे तुम लोग इमेजिन कर लेते हो, इतने गंदे थॉट के साथ तुम लोग कैसे यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे। मैं, मेरे को पढ़ के बड़ा बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा कि मैं इतने, मुझे मुझे क्या जा रहा है कि मैं क्यों इतना टेक्निकली पढ़ाऊंगा। मैं सिंपल पढ़ा के निकल जाता हूं यार, कभी यूपीएससी नहीं निकलेगा तुम्हारा। तुम भी खुश, लेकिन कब तक खुश, जब तक एग्जाम नहीं दोगे। जब एग्जाम में जिस दिन बैठोगे उस दिन हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी कि अरे यार सर ने तो ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं बेटा, सबसे झंडू बोल सकते हैं इसको हम लोग, सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी ज्योग्राफी इससे कई गुना ज्यादा टफ है, कई गुना ज्यादा टफ है। तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ अपना बेसिक नोशन कंप्लीट किया है। अभी तो मैं सच बताऊं तो मैं ज्योग्राफी के टेक्निकलिटी में तुमको लेके गया ही नहीं हूं, क्योंकि ज्योग्राफी इतना हलवा सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारे हिस्ट्री जैसा नहीं है कि तुम कहानी सुनोगे और कहानी सुन के तुमको मजा आ जाएगा। हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आती है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फैक्ट है, इतना फैक्ट कि अगर तुम्हें कहानियों के दम पर तुमको अगर अच्छे से सिंक करके ना पढ़ाया जाए तो तुम सब हौच पौच कर दोगे। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो इस चीज को वो डिफिकल्ट बनाता है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट इस बेसिस पर डिफिकल्ट है। ज्योग्राफी में इतनी चीजें याद करने को नहीं है, इतना फैक्ट याद करने को नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। और वो कॉन्सेप्ट अगर तुम नहीं समझ रहे हो यार, तो ये तो फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही नहीं है फिर तुम्हारे लिए, है ना। तो ये देखो थोड़ा टेक्निकल तो है ज्योग्राफी, ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैंने देखा कि बड़े सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर आप ये गलत शलत क्यों लेक्चर अपडेट कर रहे हो। बेटा ये मेरा काम थोड़ी ना लेक्चर अपडेट करना, मेरा काम है बेटा तुमको पढ़ाना। ये थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ अपने तुम लोग, कि मेरा काम है पढ़ाना। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके टीम को दे दिया, अभी ये टीम के ऊपर है कि टीम कब इसको अपडेट करती है, ये मेरे ऊपर नहीं आता है कुछ भी। तो स्टॉप ब्लेमिंग द टीचर, है ना। आप टीचर को मत ब्लेम करो, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे सभी के लिए बात कर रहा हूं। हम लोग अपने टाइम से दे देते हैं। अब देखो मैनेजमेंट की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उसको कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है कि उसने पहले बोल दिया कि हम लेक्चर देंगे और फिर उसने किसी कारणवश उस लेक्चर को नहीं अपडेट किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खाली बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, ये ध्यान ही नहीं है, बच्चों का ख्याल ही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। उनके पास बहुत सारा वर्क है, और उस वर्क में हो सकता है कि उनके पास में एक और प्रायोरिटी हो, जो कि इस चैनल पर, इस यूपीएससी प्रारंभ चैनल पर जाना हो। उस दिन के लिए उन्होंने उसको स्किप किया हो, जानबूझ के स्किप किया हो। तो इसीलिए हमेशा बेटा, डू नॉट लेट योर फ्रस्ट्रेशन कम डायरेक्टली आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, है ना। पेशेंस रखो, पेशेंस। देखो एग्जाम में तुम्हें पेशेंस सीखना ही पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम ये अफरा तफरी का नहीं है बेटा, कि तुम आए और बोले कि अरे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, ऐसे कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, अभी देखते हैं ऐसे कैसे नहीं होगा। कुछ नहीं होगा फिर तो तुम्हारा। हैव पेशेंस, पेशेंस के बिना इस एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी और पेशेंस इस एग्जाम के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इसको ध्यान में रखना हमेशा। सॉरी फॉर द ब्रेकिंग ऑफ माई लेक्चर, मैं कभी ऐसा करता नहीं हूं, कोई ज्ञानबाजी नहीं देता हूं, मुझे पता है कि आप लोग को, ज्यादा लोग को पसंद नहीं आता ये बात, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। एक टीचर के लिए बहुत दुख की बात होती है कि उसके वीडियोस पर ना ऐसे कमेंट्स आते हैं, जब मेहनत लगती है यार लेक्चर बनाने में, है ना। और फिर उसके बाद तुम्हारे लिए कमेंट, हर बार कमेंट में ये लिखा हुआ है कि
अरे सही टाइम पर अपलोड नहीं करते हो तुम लोग, है ना। और इतनी गंदी लैंग्वेज होती है यार तुम लोग की, मतलब इट्स लाइक कि यू आर ऑर्डरिंग अस, अरे पढ़ाते क्यों नहीं हो सही से, पढ़ाने नहीं आता है, मतलब समथिंग लाइक दैट। हाँ, डायरेक्टली ये लैंग्वेज नहीं लिखी थी, बट इट हर्ट्स। तो ट्राई टू स्टॉप दिस, है ना। जितना तुम रोक के चलोगे, जितनी अच्छी बातें लिखोगे, इट्स आवर मोटिवेशन। तुमको पढ़ाने का मोटिवेशन हमें तुम्हारे कमेंट से मिलता है। यूं नहीं बोल रहा कि हम उसी पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हमें अच्छा फील होता है पढ़ के। तो ट्राई टू लिंक दैट, है ना। एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की बात करते हैं। मैं अपना पूरा देने के लिए तैयार हूं, तो तुम भी अपना पूरा समर्पित रूप से इस सब्जेक्ट को देने के लिए आओ। नहीं कर सकते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है भाई। तो चलो हम लोग बात करते हैं अब यहां पर। सॉरी फॉर द ब्रेक, है ना। मैं यूजुअली नहीं करता हूं ऐसा, बट ठीक है, अभी आगे भी नहीं करूंगा, डोंट वरी, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट। तो हमने बोला कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हम लोगों ने बोला ये डिपोजिशनल फीचर है, और डिपोजिशनल फीचर में हमने एंगल की बात की। इसके बाद हमने पढ़ाया फोटिक जोन, और फोटिक जोन के मार्फत से हमने समझा कि अरे वाह सर, यहां तो बड़ी बढ़िया बात होगी, यहां तो फिर सर बढ़िया तरीके से घास फूस वगैरह थोड़े अंदर अंदर उगते होंगे। और सर जब घास फूस उगते होंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अरे सर यहां तो सर कोरल्स भी मिलते होंगे। कोरल्स बेटा वो मूवी में देखा है कि लोग इसका वो क्या बोलते हैं, सी डाइविंग करते हैं। तो सी डाइविंग करते टाइम पर यहां पर बड़े कलरफुल कोरल्स होते हैं बेटा, बड़े सुंदर सुंदर कोरल्स दिखते हैं, एकदम रंगीन रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले रंग के कोरल्स वगैरह दिखते हैं। दिखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है ना। तो ये जो कोरल्स होंगे, कोरल्स भी यहीं पर पाए जाएंगे। क्यों पाए जा रहे हैं भाई? क्योंकि सनलाइट मिल रहा है, सनलाइट। अच्छा एक चीज और है, तो यहां क्यों नहीं पाया जा रहा है? अरे पगले, यहां सरफेस ही नहीं है, टिकेंगे कहां पर? पानी में तैरते रहेंगे क्या? नहीं ना। तो इनको सरफेस तो चाहिए ना टिकने के लिए, और वो टिकने का सरफेस कहां तक मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक मिलेगा। इसीलिए ये बोल रहे हैं रिच इन फ्लोरा एंड फौना। आई थिंक ये बात तुमको भेजे में धस गई होगी, है ना, रिच इन फ्लोरा एंड फौना। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं, जैसे कि तुमको मैं अगर एग्जाम्पल दूं ना बेटा, एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको। इसका एग्जाम्पल बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है बेटा। इसका एग्जाम्पल तुम लोग एक मेंशन करके रखना। इसको बोलते हैं क्या? ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक कहां पर है भाई? ग्रैंड बैंक कहां पर है? दिखाता हूं कहां पर है। देखो तुम लोग जब भी हम लोग बार बार जब ये वाला डायग्राम बनाते हैं ना, तो तुम लोग जरा अगर अपने लिए एक एटलस वगैरह मैप खोल के देख लोगे, या फिर चलो मैं ही तुम्हें दिखा देता हूं। यहां पर बेटा एक आइलैंड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। अब इसी के चारों तरफ अगर तुम देखोगे ना, तो तुमको क्या मिलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं, बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं। इन सभी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं ग्रैंड बैंक। इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब तुमको अगर मैं इसको दिखाऊं, तो देखो यहां पर तुम लोग बहुत शानदार तरीके से इमेजिन करके देख सकते हो। ये देखो भाई, मैं दिखाता हूं तुमको ग्रैंड बैंक। ये देखो भाई, चलो तुम्हारे लिए मैं इसको अपने साथ ले चल रहा हूं। तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कौन सा पार्ट है। देखो सेम टू सेम वैसे ही डायग्राम बनाया है हमने भी, टेंशन मत लेना। देखो ये क्या है बेटा तुम्हारे लिए? हमने यही तो बोला था। इसको क्या बोला था? ये कौन सा आइलैंड है? यही है क्या तुम्हारे लिए? न्यू फाउंडलैंड। और देखो ये जो एरिया है तुम्हारे लिए, मैं इसको और ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला एरिया जो है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रैंड बैंक बोलते हैं, ग्रैंड बैंक। तो ये क्या है? बढ़िया फोटिक जोन है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली बेटा तुमको ना एक और सीन दिखाऊं, एक और बढ़िया चीज दिखाऊं। इसको बेटा हम लोग एक और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉजर बैंक। डॉजर बैंक, ये तो पहला हो गया, ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है अपने लिए? दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं क्या? डॉजर बैंक। डॉजर बैंक ये कहां पर है? डॉजर बैंक कहां पर है भाई? देखो तुम लोग जब ब्रिटेन को देखते हो, ग्रेट ब्रिटेन, तो तुम्हारे लिए ग्रेट ब्रिटेन कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और यहीं पर तुम्हारे लिए, यहां पर अगर तुम देखोगे, यही तुम्हारे लिए क्या है? डॉजर बैंक। डॉजर बैंक तुम्हें दिखा दूं, ये भी यकीन नहीं है। ये लो बेटा,
कहो सर यकीन तो है, लेकिन आप दिखा देंगे तो मजा ही आ जाएगा। ये देखो भाई, ये देखो भाई, अरे बाप रे, ये देख लो भाई, ये हमारा यूनाइटेड किंगडम और ये रहा अपना डॉजर बैंक, है ना। तो कितना सही, हम लोग देखो डायग्राम बनाया करो, डायग्राम बनाओगे नहीं ना तो तुमको बहुत बार क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। तो हम लोगों ने क्या बोला, ये क्या फायदा क्या देता है भाई, हमने बोला कि यार देखो सर ये ना रिच फ्लोरा फोना है, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी फीचर्स है हमारे पास में, उसको भी लिख लेते हैं। यहां पर बेटा रिच फिशिंग ग्राउंड मिलेगा तुम्हें, क्या है भाई, रिच फिशिंग ग्राउंड है। हाँ भाई मछली उछली बढ़िया आएंगी, जब यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे तो इनमें छिपने के लिए, इनमें घर वर बनाने के लिए मछलियां भी आएंगी, छोटी मछली खाने के लिए बड़ी मछली आएगी, ऐसे करते करते यहाँ पर रिच फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है बेटा, रिच सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो मछलियां हैं, ये जो कोरल से बेटा जब मरेंगे तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल भी तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो वापस सी बात है, यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं, मतलब आप समझ लो कि विश्व का 20% का पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर पाया जाता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्ल्ड्स 20% पेट्रोलियम रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व यहीं पर पाया जाता है। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे लिए क्या है भाई, कॉन्टिनेंटल स्लोप। सेकेंड नंबर पर हम क्या लिख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में तो यार हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि लगभग लगभग, अगर मैं तुम्हें फिर से वही डायग्राम बना लेता हूं यार, कोई बात नहीं है। ये हमारा बीच वाला एरिया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये राइज, और ये फिर उसके बाद एबिसल प्लेन। हमारे लिए जो ओशन है वो पूरा यहां से ऐसे चल रहा है। तो यहां पर ना मैं तुमको कुछ और बातें बताता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओशियन का कितना हिस्सा ऐसा होता है जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेसिस पर डिवाइड होता है, तो हम बोलते हैं कि बेटा ये जो हिस्सा है ये मुश्किल से 18 से 20% ही होता है। बाकी का जो 80% है, 80% जो है वो क्या होता है भाई, अबिसल प्लेन होता है, अबिसल प्लेन होता है भाई। कोई कोई दिक्कत नहीं है ना, 18 से 20%। अब इसमें भी अगर मुझे डिवाइड करना हो तो मैं यूं बोलता हूं कि इसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो अगर हम देखें तो हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप का होता है, तो ये भी लगभग 7.5 से 8% का होता है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा हमारा चला जाता है बेटा कितना, हम बोल सकते हैं वही 10 से 11%। क्या हो गया हमारे लिए, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। तो हम लोगों ने क्या बोला, ये क्या है बन गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये, और ये क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप। अच्छा, जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में चेंजेस आते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, कॉन्टिनेंटल ब्रेक। ब्रेक क्यों, क्योंकि ब्रेक का मतलब ये कि यहां पर जो है ना वो हमारा एंगल बदल गया। लेकिन अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोगों ने अभी अभी ऐसा कुछ शोकेस किया था कि ये वाला एंगल कितना होगा, हमने बोला था ये वाला एंगल होगा लेस देन और इक्वल टू 1 डिग्री। अब ऐसा नहीं है बेटा कि ये तुमको लग रहा होगा अरे ये तो 30-35 डिग्री हो गया, नहीं नहीं 30-35 डिग्री नहीं है, ये बहुत दूर तक जाता है, हमने उसको श्रिंक कर दिया है जिसकी वजह से डिग्री ऑफ एंगल बढ़ गया है। लेकिन अगर तुम इस एंगल को भी देखोगे तो ये ज्यादा नहीं होता, सिर्फ 2 से 5 डिग्री तक ही होता है बस। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन थोड़ा ही अंतर है, बट इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप।
यहां पर हम लोग कॉन्टिनेंटल ब्रेक बोलते हैं इसको, या फिर बेटा एक एक काम यहां पर हम और लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल्फ ब्रेक। शेल्फ ब्रेक मतलब जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ था वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होके नीचे की तरफ दूसरे डिग्री पर चला गया। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज अब मैं तुम्हें और बताता हूं कि ये जो पूरा कॉन्टिनेंटल स्लोप है बेटा, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कितना दूर है, मैं तुम्हें बताता हूं कितना दूर है। अगर तुम एक नॉर्मल बेसिस पर, एक नॉर्मल बेसिस पर यहां से लेकर इस कॉन्टिनेंटल स्लोप का पूरा डिस्टेंस मेजर करोगे यहां से यहां तक का, तो लगभग लगभग ये मिलेगा तुमको 70 से 100 किलोमीटर तक का। हाँ भाई बहुत बड़ा होता है, 70 से 100 किलोमीटर की बात हो रही है यहां पर। ये है पूरा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप का हिस्सा, कॉन्टिनेंटल स्लोप का हिस्सा। तो ये पूरा आपका क्या हो गया भाई, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप में ही एक बहुत ही शानदार चीज देखने को मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्बिडिटी करंट। ये कैसे समझोगे, यहां पर हम लोग लिखते हैं कि यहां पर क्या मिल रहा है हमें, यहां पर हमें मिलता है टर्बिडिटी करंट। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में जिक्र तो कर दिया है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया सही से। हम लोग समझते हैं कि अगर तुम इसको समझना चाहो तो तुमको एक बार थोड़ा सा बेटा तुमको एक बार थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाना पड़ सकता है। ऐसा तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर से बेटा बहुत सारे जो भी यहां पर से तुमको हमेशा दिखेगा कि यहां पर से जितने भी पानी वानी बहते हैं ना, ये ऐसे टर्बिडिटी करंट के तौर पर बहते हैं, है ना। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो, ये क्या है, यही है टर्बिडिटी करंट। पानी जो है वो हर बार क्या होता है, ऐसे ऐसे ब्रांचेस के फॉर्म में नीचे की तरफ गिरता है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं टर्बिडिटी करंट क्या होता है, दीज आर द सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर। ये क्या होता है हमारे लिए, ये क्या होता है, टर्बिडिटी करंट क्या है भाई हमारे लिए, हम लोग बोल रहे हैं कि दे आर द सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर। ये दिख रहा है ना बेटा तुम लोग को, हाँ दिख तो रहा है, सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर स्लोपिंग डाउन थ्रू, स्लोपिंग डाउन थ्रू, स्लोपिंग डाउन थ्रू कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी करंट बोलते हैं, टर्बिडिटी करंट। अब मैं तुमको ना एक चीज बस यहां पर दिखाना चाहूंगा कि बेटा ये टर्बिडिटी करंट जो है वो कैसा दिखता है तुम्हारे लिए। तो यहां पर मैं तुमको, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज बस जाए, मेरा काम क्या है, तुम्हारे दिमाग में चीजों को बसाना है। तो यहां पर अगर मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं टर्बिडिटी करंट, टर्बिडिटी करंट, तो तुम देख सकते हो, बस ये एक बार जल्दी से खत्म हो जाए, जा भाई जा, यस ब्रेक खत्म हो गया, अरे दूसरा ब्रेक भी आ गया, अरे नहीं भाई साहब तुम अपना काम करो। हाँ यहां पर हम देखते हैं टर्बिडिटी करंट कैसे दिखता है हम लोग को। तो देखो जैसे ना, ये देखो क्या हुआ भाई, ये देखो, अरे ये जो सेडिमेंट्स नीचे की तरफ आ रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, टर्बिडिटी करंट बोल रहे हैं। ये क्या है, टर्बिडिटी करंट, सेडिमेंट्स जो हैं वो लेयर बाय लेयर, अब जैसे क्या होता है, अब इसको ना अलग अलग एंगल से भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यहां पर इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, टर्बिडिटी करंट बोल रहे हैं बेटा। जब भी सेडिमेंट्स रिवर से आता है तो देखो कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई साहब, ये आगे की तरफ जो बढ़ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पानी के अंदर टर्बिडिटी करंट बोलते हैं। ये तो हम लोगों ने एक छोटे से जार में, चैम्बर में लेके इन्होंने बता दिया है, देखो सामने से देखो कैसे आएगा दिखता हुआ, सामने से तुम्हारे ऊपर ये टर्बिडिटी करंट है, दिस इज द टर्बिडिटी करंट, है ना। आई होप कि अब तुमको मतलब क्लियर तो हो ही गया दिमाग में, है ना, दिमाग में एकदम बढ़िया फोटो बन गई यार टर्बिडिटी करंट की। ये क्या है भाई हमारे लिए, टर्बिडिटी करंट, यही है हमारा टर्बिडिटी करंट। ठीक है भाई, इतनी बातें अगर समझ में आती है तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, इमेज तो बन गई आखिरकार, ये टर्बिडिटी करंट क्या है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या आता है बेटा, नेक्स्ट हमारे लिए आता है, यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल राइज की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज में हम लोग बोल रहे हैं कि जो इसका स्लोप है ना,
वो वापस से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ऐसे भी 2 से 5 हुआ था ना, इसका जो स्लोप है वो वापस से 0.5 से 1 डिग्री हो जा रहा है, 0.5 से हाफ से 1 डिग्री तक हो जाता है। और यहां पर हम लोग बोलते हैं ये क्या है हमारे लिए, ये है लास्ट कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, अबिसल प्लेन स्टार्ट हो जाता है। तो चौथे नंबर पर हम लोग क्या समझ सकते हैं, चौथे नंबर पर हम लोग समझ सकते हैं अबिसल प्लेन। अबिसल प्लेन, अबिसल प्लेन जो है इसी को बेटा हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप सी प्लेन्स। डीप सी प्लेन्स, इसी को क्या बोलते हैं, डीप सी प्लेन्स। हम बोलते हैं कि भाई साहब ओशन रिवर वाटर में हम लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत दूर तक फैला है। और अगर तुम अर्थ के सरफेस की बात करोगे ना, तो फिर भी इसके अंदर अगर जितने भी मन चाहे माउंटेन्स, गुआर्ड्स, मिड ओशनिक रीज सब पाया जाए, बट फिर भी ये पूरे अर्थ के सरफेस की अगर बात होगी तो पूरे अर्थ पर ये फ्लैटेस्ट एरिया है, फ्लैटेस्ट एरिया। इसी को हम लोग लिखते हैं कि एबिसल प्लेन जो है ये पूरे अर्थ का हम फ्लैटेस्ट और स्मूदेस्ट रीजन है। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैटेस्ट एंड स्मूदेस्ट रीजन ऑफ अर्थ। हाँ भाई फिर भी है ना। अच्छा, जो अबिसल प्लेन की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसकी डेप्थ कितनी होती है, कितनी गहराइयां होती हैं समुद्र में, हम लोग बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज 3000 से 6000 मीटर की एवरेज डेप्थ देखने को मिलती है। कहीं पर इससे ज्यादा होती है, कहीं पर इससे थोड़ी कम हो सकती है। तो 3000 से 6000 तक ये बातें होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सारा मेजर रिलीफ। जरा हम लोग अपने माइनर रिलीफ के बारे में भी बात कर लें। यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्या, अपना माइनर रिलीफ के बारे में पढ़ना भाई। माइनर रिलीफ क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को माइनर रिलीफ में क्या लिखा था, मिड ओशनिक रिज, यही लिखा था हम लोगों ने। एमओआर के बारे में बात किया था, मिड ओशनिक रिज। तो देखो यार, मिड ओशनिक रिज की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये कैसे बनती है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर दो ओशनिक प्लेट है ना, यहां पर मान लेते हैं कि एक ओशनिक प्लेट है और इधर दूसरी ओशनिक प्लेट है। दीज बोथ आर बेसिकली क्या है, ये सब के सब, इसको यार ओशनिक प्लेट जैसा बना देते हैं। दीज आर ओशनिक प्लेट्स, है ना। ये सब क्या है हमारे लिए, ओशनिक प्लेट है। इनके खासियत क्या है, बस ये डाइवर्जेंट ओशनिक प्लेट है। क्या है भाई, डाइवर्जेंट है। मतलब कि यहां से जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, राइजिंग लिम्ब में आ रहा है। और राइजिंग लिम्ब में बेटा इसको तोड़ने के बाद ये इस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा है और इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग लिम्ब हो गया। एक टाइम के बाद क्या होगा भाई साहब, यहां से जो मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, अब वो इनके क्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और यहां पर ऐसा ऐसा कोई एक रीजन बनाएगा, है ना, एक ऐसा रीजन बनाएगा आगे की तरफ, ऐसा पूरा बनेगा। ये जो पूरा मिड ओशनिक रिज है, अगर तुम बेटा इसी को अगर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, अगर मैं तुम्हारे लिए एक 3D डायग्राम में इसी को कन्वर्ट कर दूं, तो मैं बोलूंगा कि जो हमारा प्लेट था वो कुछ ऐसा था, है ना। और इस पूरे रीजन में हम लोग को क्या दिखेगा भाई, मिड ओशनिक रिज दिखेगा, पूरे रीजन में दिखेगा भाई, इधर भी बहेगा, पूरे रीजन पर हम लोग क्या दिख रहा होगा, मिड ओशनिक रिज दिख रहा होगा। और सेम इधर भी, यहीं से मैग्मा सारा बाहर निकल के, यहीं से सारा मैग्मा बाहर निकल के बह रहा होगा। है ना। ये पूरा क्या कहला रहा है, ये जो फीचर है हमारे लिए, ये फीचर क्या कहलाता है बेटा हमारे लिए, यही फीचर कहलाता है हमारा क्या, मिड ओशनिक रिज। अब ये मिड ओशनिक रिज कहां कहां पर मिलेगा, हम बोल रहे हैं वो हर जगह पर मिलेगा जहां पर हमारा ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट ये दोनों आपस में दूर जा रहे होंगे। मतलब कि ये क्या होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या बनेगा भाई, मिड ओशनिक रिज बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है यार, ये मिड ओशनिक रिज।
तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये कहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज तो हमने समझ ही लिया, हम लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, हर बार क्या होगा, एक नया मैग्मा निकलेगा, पिघलेगा, जम जाएगा, जमेगा और ये थोड़ा दूर चला जाएगा, फिर वहां से नया निकलेगा, फिर दूर दूर जाएगा, फिर जाए, तो क्या यहां पर एक नया क्रस्ट नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है ना, एक नया क्रस्ट तो बन ही रहा है, हर बार एकदम न्यू क्रस्ट। तो हम लोग यही पर लिखते हैं कि इसका खासियत क्या है कि इट डेवलप न्यू क्रस्ट। हाँ इसकी खासियत है भाई साहब, ये नया नया मैग्मा अंदर से बाहर लाके पिघलाता है और थोड़ी देर के बाद बेटा क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा यहां पर था वो खिसक के इधर चला गया होगा, यहां और यहां पर, अब यहां पर फिर नया वाला मैग्मा बन जाएगा। अब यही वाला हिस्सा जो होगा, यही वाला हिस्सा जो होगा, अब वो खिसक के कभी कभी इधर चला गया और इधर चला गया, तो अब यहां पर और यहां पर ऐसा ऐसा नया बनेगा, तो हर बार ये दूर दूर जाता जाएगा और हमारे नए क्रस्ट बनते जाएंगे। इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पर क्या मिलता है, एक चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलता है। ये क्या है बेटा, वॉल्केनिक माउंटेन ही तो है, और ये पूरी चेन है इसकी, चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो हम लोग बोलते हैं मिड ओशनिक रिज क्या है, मिड ओशनिक रिज बेसिकली चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पर एक हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि यहां पर एक जो वैली टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, वैली टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है हमारे लिए क्या, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। अच्छा तुम अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो, है ना, इसका अगर हम लोग क्या देखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो इट वुड बी लाइक कि ये पूरे ग्लोब में ही फैला हुआ है। यहां पर देखो, हम लोग यहां पर लिखते हैं मिड ओशनिक रिज ऑन वर्ल्ड मैप। ये देखना भाई तुम, अब इसको जरा मैं अपने साथ ले चलता हूं। तुम लोगों ने बड़े बड़े, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, मेजर प्लेट टेक्टोनिक और माइनर प्लेट टेक्टोनिक पढ़े थे हमने, याद होगा तुम्हें, है कि नहीं, मेजर और माइनर पढ़ा ही था। अब तुम उसी से रिलेट कर सकते हो बस, है ना, उसी से रिलेट कर सकते हो। तो ये कहां कहां पर देखने को मिल रहा है, हम बोल रहे हैं कि अटलांटिक ओशन में हमें क्या मिलेगा, मिड अटलांटिक रिज मिलेगा, यहां से पूरा मिल रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कैसा है भाई, मिड अटलांटिक रिज का है। सिमिलरली जब तुम आओगे तो तुमको क्या मिलेगा, यहां पर ईस्ट पैसिफिक राइज देखने को मिलेगा। इधर साइड में अगर तुम आओगे देखने, ये देखो भाई, ये क्या है, सेंट्रल इंडियन रिज है, सेंट्रल इंडियन रिज। यहां पर तुम नीचे आओगे तो ये तुमको मिल रहा है साउथ ईस्ट इंडियन रिज, यहां पर देखने को मिल रहा है ये पूरा हिस्सा। तुम इधर साइड में आओगे तुमको कई सारे ऐसे पैसिफिक ओशन में भी देखने को मिलेंगे। सिमिलरली तुम्हारा रेड सी वाला हिस्सा जो है ये तो भी नया नया बन ही रहा है ना, यहां पर नया नया बन रहा है। तो मोटा मोटा कहने का मुद्दा ये है कि पूरे ग्लोब में ही फैला हुआ है। ये देखो भाई, साउथ वेस्ट इंडियन रिज इधर है और साउथ ईस्ट इंडियन रिज उधर था। तो नॉर्मली नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे ग्लोब में और हमेशा ओशन के बीच में है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्लेट जो होगा वो एक प्लेट इस साइड में जा रहा होगा और दूसरा प्लेट बेटा इस साइड में जा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों में डाइवर्जेंस हो रहा होगा और बीच में ये पूरा हमें मिड ओशनिक रिज देखने को मिल रहा होगा। तो ये क्या है हमारे लिए, मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज। ठीक है भाई, इतनी बात अपने को समझ में आती है सर, इतनी बात अपने को समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या मिलता है, वैसे हम बोलते हैं कि दीज आर द रिच सोर्स ऑफ गोल्ड, यूरेनियम, निकल, कॉपर, ऐसे कुछ मिल जाते हैं। फिर अगला जो है हमारे लिए बेटा वो क्या है, हमारे लिए अगला है सी माउंट। अगला जो मेजर ओशनिक रिलीफ हमने पढ़ा था वो क्या था, हमने पढ़ा था, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं क्या, सी माउंट। सी माउंट ऐसा कुछ खास नहीं बेटा, जैसे हम लोग को सरफेस पर माउंटेन्स मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, अगर यही पानी के अंदर पहाड़ मिलेंगे तो क्या बोल देंगे हम, सी माउंट बोल देंगे, कुछ है ही नहीं उसमें। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बस हम लोग बोलते हैं, ये क्या है भाई हमारे लिए, दीज आर द सबमर्ज्ड माउंटेन्स। ये क्या है भाई अपने लिए, सबमर्ज्ड माउंटेन्स है, दैट्स इट, सबमर्ज्ड माउंटेन्स है। यहां पर हमेशा और हमेशा क्या बोलते हैं, दीज विल बी
पीकी इन नेचर, पॉइंटेड होते हैं ये ज्यादातर करके, पॉइंटेड होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऊपरी टॉप सरफेस पर पानी इनको इरोड कर करके बिल्कुल पीक नेचर तक छोड़ती है। इनकी हाइट कितनी हो सकती है? हाइट कितनी हो सकती है? तो हम बोलते हैं यहाँ की जो एक एवरेज हाइट है वो लगभग 3000 से लेकर 4500 मीटर की है, मतलब 3 से 4.5 किलोमीटर की हाइट तक यहाँ पर देखने को मिलता है। और कई बार जो सी माउंट्स होते हैं दे आर नथिंग बट वॉल्केनिक ओरिजिन के साथ आते हैं, वॉल्केनिक ओरिजिन के साथ आते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता होगा, क्या होता होगा, यहां पर देखते हैं। अगर ये बेस है, बेस, और हमारे पास में यहां पर क्या है भाई, पूरा पानी, इसी के अंदर अगर हम लोग बोलते हैं क्या हमारा है सी माउंट, सी माउंट है भाई, ये सी माउंट, ये हमारे लिए भाई साहब सी माउंट। ये जो सी माउंट है हमारे लिए, हम बोलते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही पीकी नेचर में हमें दिखाई देगा, कोई शक नहीं है इसके अंदर कि ये हमेशा हमें पीकी नेचर में दिखाई देगा। हो गया भाई अपना माउंट। इसी को हम लोग क्या करें, ऐसा पानी के अंदर बना दिया भाई हमने। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सी माउंट बोल रहे हैं, सी माउंट। अच्छा क्या होता है सी माउंट में, अगर इसका टॉप सरफेस, इसी का टॉप सरफेस हमने क्या किया भाई, इसका टॉप सरफेस हमने इरोड कर दिया मान लो, है ना। एक और बनाते हैं यहां पर, और अगर हमने बोला कि ठीक है भाई इसका जो टॉप सरफेस है, दिस टॉप सरफेस हैज बीन इरोडेड, तो अब हमारे लिए यही क्या बन जाता है, यही क्या बन जाता है हमारे लिए, गुआट बन जाता है। ये हमारे लिए बन जाता है क्या भाई, गुआट। और अगर हम मानते हैं कि यही वाला जो पीकी है नेचर, इसका पीकी नेचर जो है इसका, अगर यही पीकी नेचर हल्का सा भी अगर इसके ऊपर चला जाए, इसके ऊपर चला जाए, तो हम लोग इसी को क्या बोल देते हैं, अरे तेरी, हाँ, ये छूने मात्र से पता नहीं क्या हो गया। तो ये क्या होगा हमारे लिए, ये होगा हमारे लिए आइलैंड। तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये बात है, मतलब यही माउंटेन जब ऊपर तक आ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइलैंड। जब पानी के अंदर धसा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सी माउंट। और जब ये इसका फ्लैट टॉप होता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गुआट्स। तो तीनों बात क्लियर हो गई, गुआट्स किसको बोलते हैं, सी माउंट किसको बोलते हैं, आइलैंड किसको बोलते हैं, सारी बातें बिल्कुल क्लियर है भाई। अब यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं, एटॉल की भी बात कर लेते हैं भाई। एटॉल की बात करते हैं, एटॉल क्या होता है। यहां पर हमारे लिए ये सब वॉल्केनिक ओरिजिन की ही बात हो रही है, और यहीं पर हम लोग एक अपना डायग्राम और ले लेते हैं। ये देखो भाई हमारे लिए क्या है, इस डायग्राम को अगर तुम देखोगे तो इस डायग्राम से तुमको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमारे लिए यहां पर हमने बोला कि ये देखो भाई अपने बड़े सारी चीजें हैं, हमें ये चीज देखो कई बार ना समुद्र के अंदर पर क्रॉस सेक्शन में भी दिखा रहा है, और ये ऊपर से कैसा दिखेगा ये भी दिखा रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर एक हॉटस्पॉट रीजन है, हॉटस्पॉट रीजन जहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो स्वाभाविक तौर से यहां पर ऊपर की तरफ आते हैं भाई। और ये किसी तरीके से हमारा एक माउंटेन इस प्रकार से बनाते हैं
कि यही माउंटेन जो है ये आइलैंड के जैसा दिखता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या इंडिया के अंदर में तुमको कहीं पर भी ऐसे वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे क्या? तो ये एक मुझे आंसर चाहिए, और मिलेंगे तो कौन से हैं और कहां पर मिलेंगे, कौन से रीजन में है। दूसरा तुम देखो, कई बार ये जब एक बार वॉल्केनिक इरप्शन इसका पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन खत्म होने के बाद फिर यहां से स्टार्ट होता है इसका इरोजन प्रोसेस, और ये जो इरोजन प्रोसेस है यही इसको इरोड करते करते इसको इसकी हाइट कम करने लगता है। जब भी हाइट कम करता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंकिंग आइलैंड बोलते हैं। कई बार ये जब इरोड होते होते इतना इरोड हो जाए कि ये इसका टॉप सरफेस बिल्कुल फ्लैट ही हो जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गुवॉट बोलते हैं। कई बार जब ये सिंक हो रहा होता है तो इसी सिचुएशन पर यहां पर हम लोग बोलते हैं कि कई बार ना कुछ कोरल्स के डिपॉजिट्स स्टार्ट हो जाते हैं। भाई कोरल को तो जगह चाहिए, फोटिक जोन चाहिए था उसको, और यहां पर आप देख रहे हो कि वो 200 मीटर वाला फोटिक जोन मिल रहा है। तो यहां पर भी कई बार ये डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि ऊपर से देखने पर इसके चारों तरफ बीच में ये सिंकिंग आइलैंड होगा, और इसके चारों तरफ क्या मिल जाएगा हमें, बैरियर रीफ देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है हमारे लिए, बैरियर रीफ। कई बार अब बैरियर रीफ जो है वो अंदर धसते 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 पूरा अंदर ही धस जाता है, बिल्कुल सिंक हो जाता है, और हमारे पास में क्या बचता है, सिर्फ एक ऐसा फीचर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटॉल। और अटॉल के अंदर जो पानी बचता है उसी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं, लगून बोलते हैं। और ये अगर नॉर्मल पहाड़ अंदर की तरफ कुछ भी है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सी माउंट बोलते हैं। आई होप ये सारी क्लियर है। दोनों दोनों तीनों स्ट्रक्चर्स में अगर तुम देखोगे तो तुमको ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है भाई। और फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबमरीन कैनियन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक लास्ट में हमारा जो माइनर रिलीफ फीचर था उसका नाम क्या था, 5th नंबर पर हम लोगों ने लिखा था सबमरीन कैनियन। क्या होता है ये सबमरीन कैनियन, बेटा इसका रिलेशन है हमारे टर्बिडिटी करंट से। टर्बिडिटी करंट से कैसे लिंकेज है, यहां देख सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे लिए मान लेते हैं कि ये है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज और एबिसल प्लेन। अब इसी को हम लोग जरा वापस से एक बार थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करते हैं। अब फिर से मत कमेंट कर देना कि सर आपसे तो बन जाता है हमसे बनता नहीं है, तो ऐसे मत पढ़ाया करो। ठीक है भाई। यहां पर हम लोग बोलते हैं कई बार ना एक हिस्सा जो है हल्का सा कटा हुआ दिखता है ना। यहां पर हमारे लिए एक हिस्सा जो है ऐसा कटा हुआ दिखता है। यहां से हम लोग को ये जो पूरा रीजन है ना, ये जो पूरा रीजन हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा रीजन फिर से बना दूंगा अभी, डोंट वरी। ये ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा हमें। तो यहां से हम लोग को ऐसा दिखता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है कि एक लाइन जो है, एक लाइन जो है वो इसको चीरती फाड़ती हुई नीचे की तरफ आ रही है ना। ये लाइन जो है वो चीरती फाड़ती हुई नीचे की तरफ आ रही है, और यहां पर ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है हमारे लिए वो कट चुका है, अंदर की तरफ गहराइयों में कट चुका है ना। तो ये जो हिस्सा तुम देख रहे हो, अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा जो तुम देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड कैनियन बोलते हैं। यही क्या है हमारे लिए, सबमरीन, सबमरीन कैनियन बोलते हैं इसको। जैसे क्या होता है कि जब कई बार हमने बोला कि जब डिपोजिशन जब आता है, डिपोजिशन जब आता है तो ये कई बार ऐसे जगह पर चला जाता है जहां से ये इसको बहुत ज्यादा इरोड करता है ना, इरोड करता है। तो इरोड करते 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 धसाते धसाते ये ऐसे कुछ गैप्स बना देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सबमरीन कैनियन बोलते हैं। यही है हमारे लिए सबमरीन कैनियन, यही है भाई। ये है हमारे लिए क्या, सबमरीन कैनियन। मतलब कि पानी के अंदर हमारे लिए कि बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे लिए कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये है ना। ये क्या है हमारे लिए, ये है हमारे लिए कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इसी के अंदर ही अंदर हमें क्या मिलता है, सबमर्ज्ड कैनियन देखने को मिलता है। सबमर्ज्ड कैनियन, अगर तुमको एग्जांपल चाहिए बेटा इसका, तो तुम बहुत ही शानदार तरीके से एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो क्या, हडसन कैनियन। ये कहां मिलता है हमें, हमें मिलता है भाई हडसन बे में। अच्छा हडसन बे क्या है, कहां पर पाया जाता है, बेटा इतनी बार तुम लोग ड्रॉ कर चुके हो उसको कि मैं क्या बताऊं। तुम लोग जब ये बनाते हो ना, तो ये क्या होता है, यही होता है बेटा तुम्हारे लिए क्या, यही है तुम्हारे लिए हडसन बे। नॉर्थ अमेरिका का यही है हडसन बे, और यहीं पर तुम्हें क्या मिलता है, हडसन कैनियन देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली है क्या, हम बोलते हैं कि दीज आर लाइक डीप वैलीज, लाइक ग्रैंड कैनियन जैसे होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे हमारे लैंड सरफेस पर
हमारा ग्रैंड कैनियन यूएस वाला दिखाया था मैंने, इमेज के साथ दिखाया था, वैसे ही समझ लो कि तुम्हारे लिए ओशन के अंदर अगर ये कैनियन बनता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं सबमरीन कैनियन, है ना। तो हडसन बे जो है, हडसन बे वैसे यहां पर है, हडसन कैनियन जो है तुम्हारे लिए, हडसन कैनियन वो यहां पर जब तुम नीचे और आओगे तो यहां पर तुमको मिलता है हडसन कैनियन। हाँ, न्यू फाउंडलैंड के नीचे, न्यू फाउंडलैंड के नीचे यहां पर मैं तुम्हें दिखा देता हूं हडसन कैनियन क्या है भाई, ये देखो। इसकी 3D मैपिंग की गई है। अरे ये तो अच्छा डायग्राम नहीं है भाई, रुको, ये अगर दिख जाए तो, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, मतलब तुम देखोगे तो शायद तुमको रियलाइज हो जाए। ये देख लो बेटा, ये क्या है, ये वाला हिस्सा यही है हडसन कैनियन, यही है हडसन कैनियन। ये क्या है तुम्हारे लिए, स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना। तो इसको चलो मैं ले चलता हूं अपने साथ में, ताकि तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा का रिवीजन भी तो हो जाए एक तरीके से। ओ, गलत जगह पर उठा लिया, नहीं तो इसी में लिख देते हैं, ऐसा क्या है, ये लो, यहाँ पर है तो सही तो है। यहीं पर हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारे लिए क्या है भाई, ये हमारे लिए है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वाला हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये क्या हमारे लिए, ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये जो हम देख रहे हैं ये हिस्सा, यही हमारे लिए क्या है, हडसन कैनियन। हडसन कैनियन, तो ये क्या होता है, हम बोल रहे हैं डीप वैली ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप, हम लोग इसी को क्या बोल रहे हैं भाई, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ओशियन का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा भाई। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओशियन की टेम्परेचर वेरिएशंस और सैलिनिटी वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा। इसके बिना तो हम मतलब ओशनोग्राफी को पढ़ ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और ओशन करेंट्स के साथ साथ हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ओशन के अंदर में टेम्परेचर वेरिएशन और सैलिनिटी वेरिएशंस आखिरकार कैसे होते हैं। तो उनको एक बार हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम अपना ओशनोग्राफी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे लिए ये लास्ट यूनिट जैसा ही है, तो टेंशन मत लो। इसके बाद नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि तुमको वो वाला पोर्शन चाहिए क्या, जिसमें लास्ट के 2 चैप्टर्स नहीं है, वो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि सर वो पढ़ना चाहते हो भी ज्योग्राफी के साथ साथ, या फिर ज्योग्राफी भी चल रहा है तो पहले ज्योग्राफी पहले और खत्म कर लेते हैं, फिर इन्वायरमेंट में कभी पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। जैसा भी तुम्हारी इच्छा होगी तुम मुझे जरूर से बताना, उसी के बेसिस पर ही मैं काम करूंगा। ठीक है भाई। तो इस लेक्चर को, इस डिस्कशन को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूं। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और ओशनोग्राफी के अंदर भी आपको आज काफी सारी चीजें जानने में मिली होंगी। काफी सारी चीजें जब जानने में मिली होंगी तो मजा तो आएगा ही भाई। तो आज के लेक्चर को यहीं पर देते हैं हम लोग विराम, और नीचे आपको पता ही है कमेंट में क्या लिखना है भाई साहब। अगर मजा आया पढ़ने में तो लिखोगे मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, एक बार फिर से मजा आ गया। और आप लिख सकते हो नीचे कि सर उड़ा दिया सर, पूरा उड़ा दिया, हमने भी उड़ा दिया, धुआं धुआं कर दिया इसमें, है ना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में भर दो भाई। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, एंड जय हिंद, जय हिंद।